हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीबीएसई बोर्ड में जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है उसका सिलेबस, जिसमें हमने देखा था कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 का पूरा सिलेबस हमने अच्छे से स्टडी किया था, पढ़ा था, देखा था। और साथ में हमने स्टडी किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर का सिलेबस, जो पाइथन का सिलेबस है वो। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और साथ में हमने कुछ फंडामेंटल टर्म्स पढ़े थे, जैसे व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, क्या ये केस सेंसिटिव है या नहीं, ये भी हमने देखा था। और हमने ये भी पढ़ा था व्हाट कैन यू डू विद पाइथन, पाइथन से क्या कर सकते हैं, या एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन क्या थी। और साथ में डिसएडवांटेज हमने पाइथन के देखे थे, एडवांटेज के बारे में हमने लास्ट टाइम आपसे बात की थी। ठीक है। नाउ अब पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक आईडीई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक आईडीई की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली हम बिगनर्स के लिए यूज करते हैं थोनी नाम का सॉफ्टवेयर। तो वो थोनी नाम के सॉफ्टवेयर को मैंने प्रीवियस लेक्चर में इंस्टॉल करना आपको बताया, या आप कोई सी भी आईडी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एन IDE फॉर पाइथन। तो मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ वो है आपका ये स्पाइडर है। स्पाइडर हमने यहाँ पर IDE यूज की है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। और ये जो स्पाइडर की IDE है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पहले सेक्शन को बोला जाता है पाइथन सेल, दूसरे को बोला जाता है एडिटर, और तीसरे को बोला जाता है डिबगर। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हो। ये जो पाइथन की आईडी है, जब पाइथन आप स्टार्ट करते हो, स्पाइडर आप स्टार्ट करते हो, तो स्पाइडर जो ओपन होके आता है कुछ इस फॉर्म में आएगा। ये जो पहला वाला सेक्शन है इसको हम एडिटर बोलते हैं। ये वाला जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं आई पाइथन सेल। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को स्टेटमेंट के थ्रू या कमांड के थ्रू रन करवाते हैं। ये होता है डिबगर। यहाँ पर हम एरर को फाइंड आउट करते हैं। इंस्पेक्टर होता है जो उस एरर को कैच करता है कि किसकी वजह से क्या एरर आ रही है। और इस ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, टूल बार बोलते हैं। तो ये जो स्पाइडर आईडी है आप इसको भी यूज कर सकते हैं, पाईचार्म को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, थोनी को भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके जो है आईडी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जनरली मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि वो थोनी नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करें पाइथन के प्रोग्राम के लिए। तो देखिए लास्ट टाइम में हमने बहुत कुछ सीखा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर वर्किंग विद पाइथन, कि हम पाइथन के साथ कैसे काम कर सकते हैं या कैसे काम करें। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टू राइट एंड रन या एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम we need to have a Python interpreter installed on our computer, or we can use any online Python interpreter। आप Python के प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई सा भी इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता हो वो आप इंस्टॉल कर लें। और ये जो पाइथन लैंग्वेज होती है, ये पाइथन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ वो है थोनी नाम का सॉफ्टवेयर। तो मैंने थोनी का आपको दिखाया कि ये जो होता है ये पाइथन सेल होता है। द इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड एज पाइथन सेल। तो हम पाइथन के इंटरप्रेटर को यूज कर रहे हैं। तो इंटरप्रेटर जब आप थोनी का देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये 3 एरो आपके सामने लगे हुए आएंगे। इसके सामने हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट होते हैं उनको लिखते हैं एज ए कमांड के रूप में। ठीक है, देखिए इन द अबव स्क्रीन द सिंबल, ये जो आप ट्रिपल ग्रेटर देन दिख रहे हैं, इज द पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको हम पाइथन का प्रॉम्प्ट बोलते हैं, या इसको हम शेल प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, which indicates that the interpreter is ready to take instructions. We can type commands or statement on this prompt to execute them using a Python interpreter। जब आपको स्क्रीन पर ये कमांड दिखने लगे या ये प्रॉम्प्ट दिखने लगे तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो अब रेडी है आपकी कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने थोनी नाम का सॉफ्टवेयर चलाया, तो ये थोनी नाम का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये जो आप सेल लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको लिखा है, हम बोल रहे हैं पाइथन सेल। ठीक है, यह पाइथन का प्रॉम्प्ट है, यह सेल प्रॉम्प्ट है। इसके आगे हमें यहाँ पर क्या लिखना है, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है
लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस कैसी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, उनके थ्रू हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एज ए कमांड के थ्रू रन करवा सकते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पाइथन सेल। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। नाउ एग्जीक्यूशन मॉडल की बात करें, मोड्स की बात करें, एग्जीक्यूशन मोड, प्रोग्राम को जब आप रन करते हो तो वो कौन कौन से मोड में रन हो सकता है। तो देर आर टू वेज टू यूज द पाइथन इंटरप्रेटर, नंबर 1 इंटरेक्टिव मोड and number 2 script mode. Interactive mode allows execution of individual statement instantaneously, whereas script mode allows us to write more than one instruction in a file called Python source code file that can be executed। ठीक है, अब ये कैसा होता है इंटरेक्टिव मोड? तो इंटरेक्टिव मोड ये है, यहाँ पर आपको अपने जो भी आप लिख रहे हो, जो भी सिंटेक्स आप लिख रहे हो या जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो वो एज ए स्टेटमेंट होता है और पाइथन उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक हो, ठीक है। देखो कैसे कि जो पाइथन सेल है, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन पाइथन सॉरी प्रिंट प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये एक मैंने यहाँ पर कमांड दी, किसको दी? पाइथन सेल को दी, यानी सेल प्रॉम्प्ट को एक कमांड दी और कहा, इंटरप्रेटर से ये कहा कि आप इस कमांड को रन कीजिए। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये इस प्रोग्राम को या इस स्टेटमेंट को रीड करेगा और उसका आउटपुट लिख देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। आप ऐसे लिख सकते हैं 3+3, एक कमांड दी मैंने सिस्टम को यानी सेल प्रॉम्प्ट को और कहा 3+3 को ऐड करो, तो ये 3+3 को एज इनपुट लेगा और उसका आउटपुट हमें दिखा देगा। क्या आउटपुट आया इसका? 6। आपने कहा 5-3 करके आप मुझे बतलाइए, तो इसने इस स्टेटमेंट को एज इनपुट लिया एंड देन इसको कैलकुलेट करके हमें आउटपुट बता दिया, 5-3 = 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x = 2, y = 3। देखिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, z = x+y या x+y, सॉरी ऐसे, सॉरी x+y, एंड देन मैंने कहा प्रिंट करिए, किसको? z को प्रिंट करिए। तो z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5। देखो z की वैल्यू 5 भी आ गई। मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मुझे z बताइए कितना है, 5 आ गया। इस तरीके से तो हम सेल प्रॉम्प्ट पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लिखा है working in the interactive mode is convenient for testing a single line code for instant execution, but in an interactive mode we cannot save the statement for the future use and we have to retype the statement to run them again। okay, now दूसरा मोड होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या है? in the script mode we can write a python program in a file। हम पाइथन के प्रोग्राम को एक फाइल के तरीके से लिख सकते हैं, सेव इट एंड देन यूज द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, समझते हैं। ये तो आपने लिख दिया पाइथन सेल पर। ओके, नाउ अगर हम ये कहें कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक लाइन का नहीं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन लिख रहे हैं प्रोग्राम की और उसको रन करा रहे हैं। जैसे आपने कहा प्रिंट करिए, ऐसे प्रिंट करिए और आपने लिखा यहाँ पर हाय लिखिए, तो इसने एक लाइन को रीड किया और रीड करने के बाद उसी को रन करवा दिया। अब मैं ये कहता हूँ आपके प्रोग्राम में मोर देन 1 लाइनें हैं, तो उन मोर देन 1 लाइनों को आप कहाँ पर लिखोगे? स्क्रिप्ट पर लिखोगे। तो आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं थोनी में, थोनी सॉफ्टवेयर में ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं, इस स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं एडिटर। यहाँ पर हम पाइथन के एडिटर पर एडिट कर रहे हैं या लिख रहे हैं कुछ, क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम में मोर देन 1 लाइनें हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x = 3 ऐसे, y = 4, मैंने लिखा z = x+y एंड देन मैंने लिखा प्रिंट करिए, प्रिंट करिए, क्या प्रिंट करिए? z = किसको प्रिंट करिए? z को प्रिंट कर दीजिए। एंड देन देखिए जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो अब आउटपुट नहीं मिल रहा। x = 3 लिखा, एंटर किया, दूसरी लाइन में आए। y = 4 लिखा, एंटर किया, तीसरी लाइन में आए। z = x+y लिखा, नेक्स्ट
एंटर किया तो प्रिंट जेड वाली लाइन में आई। यानी हम जब भी एंटर करते हैं तो हमें आउटपुट दिखाई नहीं देता है, ना ही हमें दोबारा से प्रॉम्प्ट मिलता है। प्रॉम्प्ट कौन सा प्रॉम्प्ट? सेल प्रॉम्प्ट। कौन सा वाला प्रॉम्प्ट? सेल प्रॉम्प्ट। तो देखो कौन सा होता है सेल प्रॉम्प्ट। ये वाला आप साइन जो देख रहे हो, ये वाला साइन आपको रिटर्न होके नहीं मिलता। जबकि यहाँ पर सेल प्रॉम्प्ट में जैसे आपने जेड लिखा, एंटर किया, आउटपुट दिखाया और नेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगी? सेल दिखाई देगी। यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ और उसको रन करवाते हैं कहाँ पर? शेल पर। ठीक है, तो रन करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? या तो इस रन नाम की कमांड में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे रन करंट स्क्रिप्ट, यहाँ पर प्रेस कर देंगे, या डायरेक्टली F5 की को प्रेस कर देंगे, या फिर आप इस ग्रीन वाले बटन पर जाएंगे, एरो वाले बटन पर जाएंगे और यहाँ पर आप प्रेस कर देंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर तुरंत आपका आउटपुट शो होगा। अब देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है। आउटपुट में आ रही है एक एरर। देखिए देखिए क्या एरर है? सिंटेक्स एरर। क्या लिखा? इनवैलिड सिंटेक्स एरर, परहैप्स यू फॉरगेट ए कोमा। हमें हेल्प कर रहा है, हमें इंटरप्रेटर हेल्प कर रहा, बता रहा है कि शायद आपने कहीं कोमा मिसिंग कर दिया है। तो कहाँ कोमा मिसिंग किया है भाई? यहाँ पर आपने कोमा मिसिंग कर दिया है। एंड देन अब फिर से इस प्रोग्राम को रन कराइए तो देखिए हमें क्या बता रहा है? जेड इज इक्वल टू 7 आपका आंसर है। तो ये चीज यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो वाला पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं सेल प्रॉम्प्ट, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखते हैं फाइल। फाइल का मतलब जो मोर देन वन कमांड को या मोर देन वन स्टेटमेंट को एक साथ रखती हो, और उसको हम रन करवाते हैं कहाँ पर? शेल पर। जबकि हम सेल पर जो प्रोग्राम लिखेंगे तो वहां पर लाइन वाइज लाइन लिखेंगे, एक एक लाइन लिखेंगे फिर उसे रन कराएंगे, दूसरी लाइन लिखेंगे फिर उसे रन कराएंगे, इस तरीके से। ठीक है, देखिए जो सेम प्रोग्राम जो ऊपर लिखा है, स्क्रिप्ट में लिखा है, ये सेम प्रोग्राम मैं यहाँ भी रन कर सकता हूँ। कहाँ पर? शेल पर। कैसे लिखना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 3। अब देखो सिंगल लाइन है, सिंगल स्टेटमेंट है, रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। हमें अगेन क्या मिल गया यहाँ पर? शेल प्रॉम्प्ट मिल गया। ठीक है, तो शेल प्रॉम्प्ट पर अब दूसरी कमांड देनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू 4 ऐसे करके, फिर मैंने एंटर किया, नेक्स्ट मिल गया, शेल मिल गया यहाँ पर। फिर मैंने z इज इक्वल टू लिखा, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, ऐसे एंटर किया, नेक्स्ट लाइन मिल गई, फिर से हमें शेल प्रॉम्प्ट मिल गया। यानी एक एक लाइन रीड कर रहा है फिर शेल प्रॉम्प्ट दे रहा है। जबकि यहाँ पर स्क्रिप्ट में पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखते हैं और एक साथ लिखे हुए प्रोग्राम को हम शेल प्रॉम्प्ट को देते हैं और शेल प्रॉम्प्ट फिर उसको क्या करवाता है? रन करवाता है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? प्रिंट करिए किसको? z को। प्रिंट करिए किसको? z को। सेपरेशन दीजिए एंड देन z को, एंड देन एंटर करेंगे तब यह हमें रिजल्ट दिखाएगा z इज इक्वल टू 7। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, स्क्रिप्ट मोड आपको समझ में आ गई होगी। नाउ बात करते हैं कमेंट्स इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कमेंट कैसे लिखे जाते हैं, कमेंट को लिखने का क्या पर्पज है और कमेंट से क्या होता है। तो comments are used to add a remark or a note in the source code. Comments are not executed by interpreter. तो दिमाग में रखो, अपने माइंड में रखो, जो कमेंट्स होते हैं वो इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करता है, उसको रन नहीं करवाता है, और ये एक सिर्फ रिमार्क के लिए होते हैं, और इसको हम जनरली सोर्स कोड में लिखते हैं। अब आपको बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सोर्स कोड किसको कहते हैं। तो देखिए सोर्स कोड किसको कहते हैं, यानी वो कोड जो आप रन करवाना चाहते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। ये जो आपने लिखा है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, प्रिंट z इज इक्वल टू z, ये सोर्स कोड है। ठीक है, अब ये सोर्स कोड क्या कर रहा है ये बताने के लिए, ये क्या कर रहा है ये बताने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं, और जनरली कमेंट को हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं। किसमें? पाइथन लैंग्वेज में। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज द एडिशन ऑफ 2 नंबर, ऐसे करके। दिस इज द एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबरों को एडिशन करने का एक प्रोग्राम है।
पहला नंबर क्या है, एक्स है, दूसरा नंबर क्या है, दोनों को जोड़ करके किस में दे रहे हैं हम, जेड को दे रहे हैं, एंड जेड को हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट करा रहे हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो ऊपर लाइन आप देख रहे हैं येलो कलर से, इस लाइन को हमने बना दिया कमेंट। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब इसका आउटपुट, इस लाइन का आउटपुट नहीं आएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, यानी ये लाइन आपको प्रिंट नहीं होगी। मैं यहाँ पर इसके इनपुट को चेंज कर देता हूँ 13, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 15। तो 13 और 15 कितने होते हैं, 28। तो आंसर आना चाहिए 28। तो देखिए आंसर आ रहा है 28, जेड इज इक्वल टू 28। बट ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, ये वाली लाइन आपकी प्रिंट होकर के नहीं आ रही। तो जनरली जो हमारे क्या होते हैं, कमेंट होते हैं, वो कमेंट यूजर की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं। ध्यान से देखना, जनरली जो कमेंट होते हैं वो यूजर को हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि जो नीचे कोड लिखा हुआ है, ये कोड किस चीज का लिखा हुआ है। ठीक है। और बच्चों, कमेंट लिखना बहुत ही जरूरी होता है जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे। इसका रीजन क्या है कि सपोज दैट आप एक एक्स वाई जेड कंपनी में है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, वो अच्छे से रन भी हो रहा है। अब आप 10 साल बाद उस कंपनी से चले गए, किसी और कंपनी में चले गए। अब पता चला कि 11वें साल में उस सॉफ्टवेयर को जिसने आपने बनाया था, जिसको आपने बनाया था, उसमें कुछ एरर आ गई। तो आप तो उसको आएंगे नहीं देखने के लिए, जो थर्ड पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा वो उसको ऑपरेट कर रहा होगा। जब वो उस कोड को देखेगा, तो अगर आपने उसकी हेल्प लिखी होगी कि ये प्रोग्राम क्या करता है, ये फंक्शन क्या काम करता है, तब तो वो समझ जाएगा। अदरवाइज उसको उस कोड को समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो कमेंट्स जो होते हैं वो यूजर की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं, और इन कमेंट का कोड पर कोई असर नहीं होता है। पाइथन लैंग्वेज में कमेंट को दो तरीके से लिखा जाता है। नंबर वन, सिंगल लाइन कमेंट, और नंबर टू, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को आप सिंपल से सिंगल लाइन कमेंट को आप सिंपल से कैसे लिख सकते हैं, हैश सिंबल के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट को। और मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा भाई, देखिए अभी दिखाते हैं। जब आप सिंगल लाइन का कमेंट लिख रहे हैं तो आप जनरली से ऐसे लगा सकते हैं, और ये लिख देंगे सिंगल लाइन कमेंट, ऐसे। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो, तो आप यूज करते हैं इस साइन को। इस साइन से इस साइन के बीच में जो भी आप लिखते हैं वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है। जैसे सपोज दैट मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4। अब ये जो आपने लिखा है ये मल्टी लाइन कमेंट में है, और ये मल्टी लाइन कमेंट मैं अभी आपको बता चुका हूँ। मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो, या सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो रन नहीं होता है। जैसे इस प्रोग्राम में हम लिखना चाहें, तो ऊपर तो आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखा है, और सपोज दैट मैं यहाँ पर ये 3 एरो यूज कर लूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पर 3 एरो को क्लोज करा दूँ इस तरीके से। तो देखिए पूरे प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो लाइन है ये सिंगल लाइन कमेंट की है, और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 15, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, इसमें ये मल्टी लाइन हो गई कि नहीं, चेक करो। पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, ये तीनों लाइन रन नहीं होंगी। और अब मैं इस कमेंट के बाद यहाँ पर z की वैल्यू सपोज दैट 45 लिख रहा हूँ, तो बोलो आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए जेड की वैल्यू क्या आई, 45, जबकि जेड की वैल्यू 13 प्लस 15 होके ऐड होनी चाहिए थी, यानी 28 प्रिंट होनी चाहिए, नहीं आई। कितनी प्रिंट होके आई, जेड इजकल टू 45। ओके। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट को कैसे लिखा जाता है। ओके, इस तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को समझते हैं पाइथन लैंग्वेज में।
तो देखिए दिस सेक्शन कंटेन्स द फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, लाइक जैसे पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है, टोकन्स एंड देयर टाइप्स क्या होते हैं, और कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट को हम देख चुके हैं अभी, ठीक है, एक इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कमेंट। अब हम देखते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। तो पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है भाई? तो कैरेक्टर सेट जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने क्या सीखा था कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे लेके कहाँ तक गए थे, कैपिटल जेड तक, ये अंग्रेजी में सीखा। फिर आपने ए सीखा, स्मॉल ए सीखा, स्मॉल बी सीखा, स्मॉल सी सीखा, और कहाँ तक गए, स्मॉल जेड तक गए। आपने नंबर सीखे 1 2 3 4 ऐसे करके अब तक कहाँ तक गए, 9 तक गए। ठीक है, ये सब कुछ आपने सीखा है। तो जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका करेक्टर सेट हमें सीखना पड़ता है। तो ऐसे ही पाइथन का अपना एक करेक्टर सेट है। पाइथन का, पाइथन लैंग्वेज का अपना एक करेक्टर सेट है, करेक्टर सेट। तो करेक्टर सेट में सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं क्या, कि अपर केस लेटर कौन से हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं सबसे पहले हम, अपर केस लेटर। देखो लेटर्स कौन कौन से हैं, तो लेटर्स कौन कौन से भाई, अपर केस लेटर है, अपर केस लेटर है, ठीक है ये। अपर केस लेटर है या लोअर केस लेटर है। अपर केस लेटर को आप देख सकते हो कैपिटल ए, कैपिटल बी से लेके कहाँ तक जाते हैं हम, कैपिटल जेड तक। ऐसे स्मॉल ए से लेकर के कहाँ जाते हैं हम, स्मॉल जेड तक जाते हैं। डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स आप कौन सी सीखते हो, जीरो वाली, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, 9 तक की डिजिट हम सीखते हैं। स्पेशल सिंबल की बात करें तो स्पेशल सिंबल जैसे अंडरस्कोर साइन की बात करें, कोलन की बात करें, कोटेशन मार्क की करें, सिंगल क्वेट की बात करें, प्लस माइनस एस्ट्रिक स्लैश परसेंटेज एड्रेस, ठीक है, एक्सोर ऑपरेटर, डॉलर साइन, ठीक है, ये इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को सीखते हो, स्पेशल सिंबल को। ऐसी कुछ वाइट स्पेस करेक्टर हैं ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, वाइट स्पेस करेक्टर बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से हम क्या बनाते हैं भाई, पाइथन का प्रोग्राम। आपने कहा जैसे सर पाइथन के प्रोग्राम में लेटर्स की क्या ज़रूरत है, तो देखो पाइथन के प्रोग्राम में लेटर्स की क्या ज़रूरत है, आइए वो सीखते हैं। सपोज दैट आपने लिखा कि मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो आप ऐसे तो लिखोगे प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पर लिखोगे हेलो वर्ल्ड, ऐसे करके लिखोगे कि नहीं, आपने ऐसे करके लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब आप मुझे बताइए, जब आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो प्रिंट में PRINT में कुछ आपने कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर यूज किए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कैपिटल लेटर कुछ स्मॉल लेटर यूज किए, हाँ जी किए। तो हमें यहाँ पर लेटर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं जैसे मैंने कहा x=2 लिखा, y=3 लिखा, z=x+y लिखा। तो देखो हम नंबर्स भी यूज कर रहे हैं और कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे इक्वल साइन का यूज किया, प्लस साइन का यूज किया, स्पेशल सिंबल भी यूज कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। ऐसी वाइट स्पेस करेक्टर का भी हम यूज अपने प्रोग्राम में करते हैं। ये वाइट स्पेस करेक्टर कैसे यूज होंगे, हम देखेंगे इसको प्रोग्राम के माध्यम से। अभी हम सीखते हैं किसको, टोकन्स को, कि टोकन्स क्या होते हैं, व्हाट इज टोकन्स। तो टोकन्स कैन बी डिफाइंड एज ए पंक्चुएटर मार्क, है ना, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिजर्व वर्ड एंड इंडिविजुअल वर्ड इन इन ए स्टेटमेंट, ओके, इस तरीके से। टोकन्स, टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनसाइड द प्रोग्राम एंड देयर आर द फॉलोइंग टोकन्स इन द पाइथन, जिसमें नंबर 1 कीवर्ड्स आता है, नंबर 2 आइडेंटिफायर, नंबर 3 लिटरल्स एंड नंबर 4 ऑपरेटर्स आते हैं। आइए इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कीवर्ड्स किसको कहा जाता है, कीवर्ड्स। तो पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल, स्पेशल देखो स्पेशल, ध्यान रखना, स्पेशल रिजर्व वर्ड हैं विच कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर ऑब्लिक इंटरप्रेटर
जहाँ भी जिस लैंग्वेज में भी आप कीवर्ड को पढ़ रहे हो तो या तो उसका कंपाइलर होगा या उसका इंटरप्रेटर होगा। तो कंपाइलर के लिए या इंटरप्रेटर के लिए जो रिजर्व वर्ड हैं उनका स्पेशल मीनिंग रहता है, और ईच कीवर्ड हैज ए स्पेशल मीनिंग एंड ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, है ना। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनके अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस होता है, और इन कीवर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से कीवर्ड हैं पाइथन लैंग्वेज में, तो आप देख सकते हैं जैसे फॉल्स है, क्लास है, फॉर्म है, और है, नन है। अब देखिए यहाँ फॉल्स में एफ कैपिटल है, नन में एन कैपिटल है, ये जिस फॉर्मेट में लिखे हैं उसी फॉर्मेट में आपको यूज करने हैं। अगर आप इनका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, एफ को छोटा या एन को छोटा या टी को छोटा बना देते हैं, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द प्री डिफाइंड कीवर्ड्स या स्पेशल कीवर्ड्स, इनका स्पेशल मीनिंग होता है, इनके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। आइए स्टडी करते हैं पाइथन वेरिएबल्स को। पाइथन वेरिएबल्स क्या है या आइडेंटिफायर्स क्या है। तो जनरली वेरिएबल से आप क्या समझते हो। तो जनरली बच्चे जो वेरिएबल्स को बताते हैं कि सर वेरिएबल्स जो होते हैं जो अपनी वैल्यू को वेरी कर जाएं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। जबकि मैं क्या कहता हूँ कि वेरिएबल्स जो होता है मेमोरी लोकेशन नेम होते हैं, जहाँ पर हम किसी वैल्यू को होल्ड कराते हैं। सपोज दैट ये एक मेमोरी है, ये क्या है, एक मेमोरी है। इस मेमोरी में इस वाले ब्लॉक का नाम x है, इस वाले ब्लॉक का नाम y है, इस वाले ब्लॉक का नाम z है। ठीक है, इस तरीके से। और आपने सपोज दैट प्रोग्राम लिख रखा है ऐसे, पाइथन का प्रोग्राम, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू x, z इज इक्वल टू x प्लस y, ऐसे। और आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट करिए, किसको, z को आप प्रिंट करिए। अब आप मुझे बताइए ये जो x लिखा है, x इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू कहाँ जाती है। ये बताओगे सर मेमोरी में जाएगी, लेकिन मेमोरी में जाएगी कहाँ, जिस ब्लॉक का नाम x होगा उस पर क्या स्टोर हो जाएगा, 2। ऐसे जिस ब्लॉक का नाम y होगा उस पर क्या स्टोर हो जाएगा, 3। ऐसे जिस ब्लॉक का नाम z हो जाएगा उसमें क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। और x किसको होल्ड कर रहा है, 2 को, y किसको होल्ड कर रहा है, 3 को, यानी 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा। जब आप z को यहाँ पर प्रिंट कराओगे तो z में क्या स्टोर है, यहाँ पर 5 स्टोर है, तो z अपनी वैल्यू को यहाँ पर क्या बता देगा, 5 बता देगा। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, variable is a memory location name which is used to hold some value. Variable, also known as identifier in Python, we do not need to specify the type of variable because Python is a type infer language and is smart enough to get variable type. देखो ध्यान से पढ़ो, we do not need to specify the type of a variable, हम यहाँ पर variable के type को नहीं बताते। जैसे जैसे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इंटीजर x, ऐसे नहीं लिखूंगा, या इंटीजर y, ऐसे नहीं लिखूंगा। ऐसे लिखते हैं हम सी लैंग्वेज में, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखा जाता है। ओके, नाउ तो वेरिएबल्स आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जांपल देखिए, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू मुकेश, प्रिंट x। अब बताइए दोनों में से कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 4 प्रिंट होगी या मुकेश प्रिंट होगा। तो देखो इसको यहाँ पर देख लेते हैं वेरिएबल को, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर हटाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 4, ठीक है, और मैंने दोबारा से लिखा x इज इक्वल टू मुकेश, ऐसे। तो देखिए पहली लाइन में x की वैल्यू कैसी है, 4, दूसरी लाइन में x की वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और मैं इस पूछूंगा मुझे प्रिंट करके बताइए क्या कि x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, तो क्या आंसर आएगा। तो आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, फर्स्ट टाइम x की वैल्यू 4 मिली, यानी अगर हम मेमोरी की बात करें, फिर से हम मेमोरी की बात करें तो देखो मेमोरी में, सॉरी यहाँ पर ये स्क्रीन चली जाएगी, x इज इक्वल टू आपने 4 लिखा और फिर x इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, मुकेश, ये लिख दिया।
तो मेमोरी जो थी जिस ब्लॉक का नाम x था, उसमें पहले तो 4 आया, फिर आपने क्या दे दिया, मुकेश दे दिया, तो ये यहाँ पर ओवरराइट हो गया, यहाँ पर क्या लिखा गया, मुकेश लिखा गया, क्या लिखा गया, मुकेश। तो x की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, मुकेश, और आप कह रहे हैं प्रिंट कराओ किसको, x को प्रिंट कराओ, तो x क्या प्रिंट हो जाएगा, मुकेश। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे x इज ए टाइप ऑफ इंटीजर, और यहाँ पर देख रहे हैं x इज नाउ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इस तरीके से। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आउटपुट देखो क्या लिखा है, x इज इक्वल टू मुकेश, इस तरीके से। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल क्वोट्स। ठीक है, जो स्ट्रिंग होती है या तो हम उन्हें सिंगल क्वोट में लिखते हैं या फिर डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। जैसे आपने लिखा था अभी x इज इक्वल टू मुकेश, तो या तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे, सॉरी सिंगल में, या फिर आप ऐसे लिखिए डबल में। तो जब भी किसी स्ट्रिंग को सिंगल या डबल में लिखा जाएगा तो वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, जैसे आप देख भी रहे होंगे x इज इक्वल टू राम। ठीक है, और यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू राम, बोथ आर सेम। नाउ आइडेंटिफायर नेमिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आइडेंटिफायर नेमिंग यानी आइडेंटिफायर का जब आप नाम रखते हो तो वो किस तरीके से रखना चाहिए। आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल का नाम, मतलब किसका, वेरिएबल का जब आप नाम लिखते हो, क्या लिखते हो, नेम लिखते हो, तो वो नेम लिखने के कुछ रूल्स हैं। तो variables are the example of identifier. An identifier is used to identify the literals used in the program. The rules to name as identifier are given below. पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर साइन। ध्यान रखना इसको, जब यह वेरिएबल का नाम है या तो आप अल्फाबेट रखोगे या फिर उसमें एक अंडरस्कोर साइन लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो आप तुरंत यहाँ पर, क्या मैं इस प्रोग्राम में ऐसे लिख सकता हूँ, वेरिएबल का नेम देखो, वेरिएबल का नेम मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क x इज इक्वल टू 10, और मैंने कहा प्रिंट करो क्वेश्चन मार्क x। तो क्या ये जो वेरिएबल है ये सही है, अगर ये सही है तो आउटपुट देना चाहिए इसको। देखो क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, यानी इसने इसको क्या बता दिया, इनवैलिड बता दिया। क्यों, क्योंकि हमारा पहला करेक्टर कैसा हो सकता है, या तो करेक्टर होगा या फिर अंडरस्कोर साइन होगा, यानी इसकी जगह पर या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं x, या फिर अंडरस्कोर ऐसे लिख दूं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, अंडरस्कोर ऐसे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आउटपुट आएगा, देखो क्या है, 10, इस तरीके से। सेकंड रूल में क्या लिखा है, ऑल द करेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट करेक्टर मे बी एन अल्फाबेट और लोअर केस, अपर केस, अंडरस्कोर और डिजिट हो सकती है। ओके, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल करेक्टर। हम ये वाले करेक्टर यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल में, चाहो तो आप देख सकते हो, देखो ऐसे। सपोज दैट आपने लिखा कि मेरे वेरिएबल का नाम तो ये है भाई, x@y इज इक्वल टू 10, तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो हमने लिखा x@y, एंड देन प्रिंट करके देखते हैं इसका आउटपुट आता है क्या। देखिए एरर आई, सिंटेक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन। ठीक है, हेयर मे बी यू मींट दिस इंस्टीड ऑफ दिस, ऐसे करके लिखा है ना। तो किसकी वजह से एरर आई, इस लाइन की वजह से एरर आई, यानी स्पेशल करेक्टर्स को हम अपने वेरिएबल नेम में नहीं लिख सकते, वही लिखा है। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल करेक्टर, जिसमें एट द रेट हैज सिंबल, परसेंटेज, ये इनका हम यूज नहीं कर सकते। फोर्थ रूल क्या है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइंड इन द लैंग्वेज, यानी जब भी हम किसी वेरिएबल का नेम लिख रहे होंगे तो वो प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होने चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे प्री डिफाइंड कीवर्ड का एक एग्जांपल देखते हैं। तो प्री डिफाइन आपने कीवर्ड कहाँ पढ़े थे, तो यहीं पे पढ़े थे कहीं ऊपर। देखिए ये पढ़ा था, जैसे ये फॉल्स है, क्लास है, फॉर्म है, तो मैं कुछ ऐसा लेता हूँ,
सपोज दैट मैं ट्राई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ट्राई TRY है ना, इसको यूज करते हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिखा TRY, ट्राई इज इक्वल टू 10 लिख दिया। मैंने कहा प्रिंट करो किसको, ट्राई को, TRY। तो क्या आना चाहिए आंसर ट्राई का 10। देखो कुछ आ रहा है क्या आंसर, एरर आ रही है, क्या आ रही है, ये वाली एरर आ रही है ना। किसकी वजह से आ रही है, ट्राई। तो जो ट्राई है वो प्री डिफाइंड कीवर्ड है, उस प्री डिफाइंड कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये चीज समझ में आपकी आ गई होगी ना। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए एग्जांपल्स ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेरिएबल के नेम को, जी हाँ लिखा जा सकता है। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, जी हाँ लिखा जा सकता है। क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ जी लिखा जा सकता है। दीज आर वैलिड। और इनवैलिड क्या है, इनवैलिड ये है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी नहीं लिख सकता। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं। n स्पेस 9 लिख सकता हूँ, नहीं। ठीक है, तो ये इनवैलिड है। रिमेंबर दैट वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस होता है। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ए इज इक्वल टू 10 और मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ किसको, स्मॉल ए को, स्मॉल ए को प्रिंट करा रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ऐसे करके। तो क्या एरर आएगी, तो देखो रन करते हैं। देखो रन आ गई। नेम ए इज नॉट डिफाइंड, है ही नहीं डिफाइंड, कैपिटल ए है। अगर मैं इस ए की जगह कैपिटल ए लिख दूं तो ये रन हो जाएगा। देखो ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पर जो ए लिखा है ये एक मैसेज है ना, मैसेज में आप लिख सकते हो। लेकिन जब वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो वैल्यू प्रिंट होने में ना नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पाइथन मल्टीपल असाइनमेंट। अब असाइनमेंट किसको बोलते हैं, देखिए असाइनमेंट का मतलब जैसे x इज इक्वल टू 10 कहा गया तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे 10 इज असाइन टू x, यानी 10 को हमने x को असाइन कर दिया है। a इज इक्वल टू ABC ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ABC को हमने a को असाइन करवा दिया है, तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, असाइन करना। तो पाइथन जो है वो सपोर्ट करती है मल्टीपल असाइनमेंट को। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैसे होगा, ऐसे होगा कि 99 वैल्यू किसको असाइन होगी, जेड को। और फिर ऐसे होगा जेड किसको साइन होगा, वाई को, यानी वाई की वैल्यू क्या साइन हो जाएगी, जो जेड की है। जेड की कितनी है, 99। और फिर लास्ट में क्या होगा कि वाई असाइन होगा किसको, एक्स को। तो एक्स इज इक्वल टू क्या साइन है, वाई, और वाई किसको होल्ड कर रहा है, 99 को, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू भी 99, वाई इज इक्वल टू भी 99 और जेड इज इक्वल टू भी 99। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट इन ए सिंगल लाइन। ओके, इस तरीके से आप आउटपुट भी यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इस तरीके से ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एक्स करो, प्रिंट वाई करो, प्रिंट जेड करो, तो ये आपको लाइन मिल जाएंगे। अनदर एग्जांपल, क्या मैं असाइनमेंट ऐसे भी करा सकता हूँ सर, ए, तीन वेरिएबल हैं ए बी सी और मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे 6 8 10। तो सबसे पहले ये असाइनमेंट कैसे होगा, तो देखिए ए को जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, 6। वी को क्या वैल्यू मिलने वाली है, 8। सी को क्या वैल्यू मिलने वाली है, 10। इस तरीके से ये असाइनमेंट हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट का एग्जांपल। मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट करिए किसको, स्मॉल a इज इक्वल टू a को प्रिंट करिए। ऐसे मैंने लिखा प्रिंट करिए किसको, प्रिंट b इज इक्वल टू b को प्रिंट करिए। बच्चों हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी लग रही हो, तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके आप इसे जल्दी से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सिखानी होंगी। प्रिंट, आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें, c इज इक्वल टू
यहाँ पर सी कर लें। देखिए ये कैपिटल वी लिख दिया, इसको मैं स्मॉल बी कर दूंगा, हालांकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है आप देख सकते हैं। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू भी 10, सी की वैल्यू भी 10 प्रिंट हो रही है। इसका मतलब ये मल्टीपल असाइनमेंट है। अब यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ कुछ, ए कोमा बी कोमा सी इजिकल टू, मैंने यहाँ पर लिखा डिफरेंट वैल्यू 4 कोमा 6 कोमा 8 ऐसे लिख दिया। तो क्या वैल्यू प्रिंट होने वाली है, देखिए ए की वैल्यू 4 आई, बी की वैल्यू 6 आई और सी की वैल्यू 8 आई। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, ठीक है। और आज के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410651428, इस पर, ठीक है। आपके फ़ोन को रिसीव किया जाएगा और आपको मैसेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।